बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एस्टिमेशन पढ़ रहे थे। एस्टिमेशन का आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, यानी पॉइंट्स एस्टिमेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तीन बेसिक मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे: द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, द मेथड ऑफ मोमेंट्स और द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। पहला हमारे पास है द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब इसका जो एमसीक्यूज हैं ये आपको, एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड किसने इसको डिफाइन किया था, वो है सर रोनाल्ड ए फिशर। इसमें हम करते क्या है, इसका बेसिक जो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड का मतलब होता है किसी चीज के अकर होने के जो चांसेस होते हैं, और मैक्सिमम का मतलब है कि ज्यादा। तो जिस वेरिएबल या जिस वैल्यू के मैक्सिमम चांसेस होंगे अकर होने के, वो हमारा उसको एज हम एस्टिमेट लेंगे, वो कहलाएगा मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x की वैल्यूज हैं, कोई भी 0, 1, 2, 3, 4, और साथ इनकी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं। 0.01 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.2 है एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखेंगे कि जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास जो ये हमारा एस्टिमेट आएगा कि x जो है इज इक्वल टू 2, ये हमारा एस्टिमेट होगा थ्रू मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के तहत। बाकी इसका प्रोसीजर, ये तो एक रफली एक आइडिया था कि इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या ये इसका कंसेप्ट था। बाकी इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं वो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें हम देखते हैं जो इसके एमसीक्यूज में पूछ सकता है, वो यहां से देखें। द मेथड, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट, यानी दो जो एमएल एस्टिमेटर्स होते हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं और सफिशिएंट भी होते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरता है। लेकिन चौथी प्रॉपर्टी जो होती है अनबायस्ड, ये जरूरी नहीं है कि अनबायस्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। तो पहली तीन प्रॉपर्टीज जो हैं कंसिस्टेंट, एफिशिएंट और सफिशिएंट, ये लाजमी होते हैं द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड से जो हम एस्टिमेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि ये एक बाइनोमियल के तहत उन्होंने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, और इसमें जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड होगा, और वो 0.4 जो है ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड आ रहा है। बाकी लाइक्लीहुड जब हम फंक्शन लेते हैं तो लाइक्लीहुड फंक्शन लेने के लिए हम उनका प्रोडक्ट्स लेते हैं, x1 उसका थीटा, x2 उसका थीटा है, और इसका हम क्या कर देते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लेने के लिए हम ये पाई जो लगाते हैं, पाई का मतलब होता है जैसे हम समेशन लगाते हैं तमाम वैल्यूज को सम करने के लिए, तो पाई हम लगाते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। तो लाइक्लीहुड में हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम जो पेयर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद फिर हमने इसको करना होता है डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव इसका लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं, और दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब डेरिवेटिव जितने हमारे पास अननोन पैरामीटर्स होंगे उसके तहत हम पार्शियली कोरिलेट डेरिवेटिव लेते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन का हमने लेना होगा, पहला डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 करेंगे, और दूसरा डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो भी अननोन होंगे।
अननोन या पैरामीटर जो भी होंगे, और उसको हम सॉल्व करके अननोन जो भी होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो याद रहे कि इस मेथड के साथ जो भी हम एस्टिमेटर निकालते हैं वो क्या होता है, एक तो कंसिस्टेंट होता है, सफिशिएंट होता है और एफिशिएंट होता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो अनबायस्ड भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये आगे डिफरेंट उन्होंने एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व किया हुआ है। एक तो इसके मेन प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद पहला डेरिवेटिव लेना है, दूसरा डेरिवेटिव लेकर फिर उसको हमने सॉल्व करना होता है अननोन के लिए। ये एग्जांपल्स हैं, इनको देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास मेथड है द मेथड ऑफ मोमेंट्स। वो सर आर ए रोनाल्ड फिशर जो है उसने पिछला जो मेथड हमने अभी पढ़ा है, और द मेथड ऑफ मोमेंट्स जो है ये कार्ल पियर्सन मेथड कहलाता है। इसको कार्ल पियर्सन ने जो है डिफाइन किया था। तो इसमें हम सैंपल के मोमेंट्स को इक्वेट करते हैं पॉपुलेशन के मोमेंट्स के साथ, और फिर वहां से हम जो अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यूज निकालते हैं। डिफरेंट इक्वेशंस हमारे पास बनती जाती हैं, जितने अननोन होंगे उतने हम इक्वेशंस बनाएंगे और उसको फिर सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके जो भी हमारे पास अननोन होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यही चीज उसने यहाँ पे बताई है, कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ द सैंपल वैल्यूज एंड इक्वेटिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग मोमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी फ्यू मोमेंट्स हम सैंपल वैल्यूज के निकालेंगे और फिर उनको इक्वेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन मोमेंट्स के, thus getting as many equations as are needed to solve for the unknown parameters. The moments estimated are in general inefficient. तो ये बात आपको पता चल गई कि जो मोमेंट्स मेथड के साथ हम एस्टिमेटर निकालते हैं वो क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। याद रहे इससे पहला जो हमने मेथड पढ़ा उसमें क्या था, एफिशिएंट था मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में क्या है, इनएफिशिएंट एस्टिमेटर होगा जो इसके तहत हम निकालेंगे। बाकी ये उसका प्रोसीजर है। इसका वो एमआर जो है इसका सैंपल का मोमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंगली वो फिर इसको इक्वेट करेंगे पॉपुलेशन के मोमेंट्स के साथ और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे जो भी उसके अंदर अननोन फाइंड करना होगा। ये इसकी एग्जांपल देखें जहां से आपको पता चल जाएगा कि ये देखें μ1 जो है समेशन x ओवर n था। द फर्स्ट मोमेंट्स पॉपुलेशन मोमेंट जो है वो 0 to 0 1 ओवर थीटा dx किया है और इसको सॉल्व करके थीटा बाई 2 आया। इस थीटा बाई 2 को अब इक्वेट कर देगा समेशन x ओवर n के साथ। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं ये समेशन x ओवर n x बार के इक्वल होता है, ये थीटा बाई 2 है तो थीटा इज इक्वल टू 2x बार। तो मोमेंट्स एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज जस्ट ट्वाइस द सैंपल मीन। इस तरह यानी उन्होंने पहले क्या निकाला है, मोमेंट्स सैंपल का मोमेंट्स निकाला है, फिर पॉपुलेशन पैरामीटर का मोमेंट्स निकाला है, उनको इक्वेट किया है, और जो हमारे पास पॉपुलेशन का अननोन था पैरामीटर उसको हमने फाइंड कर लिया कि ये इतने सैंपल का जो भी स्टैटिस्टिक्स होगा उसके इक्वल होगा। लास्ट मेथड हमारे पास है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको चैप्टर नंबर 10 में पहले वाली बुक में। तो इसको किसने बनाया था,
Gauss and Markov ने, is based on the theory of linear estimation, an estimation found by minimizing the sum of squares of deviation for the sample values from some function that has been hypothesized as fit for the data is called the least square estimation. यानी least square estimation में हम क्या करते हैं, sum of square of the deviation को हम minimum कर रहे होते हैं। तो इसका बाकी प्रोसीजर जो है वो सेम वही होगा जो हमने रिग्रेशन में किया था। नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उसके थ्रू हम जो भी अननोन्स होते हैं उनको सॉल्व कर लेते होते हैं। बाकी यहाँ पे भी उसने रेफरेंस ये दिया है कि जो 10 चैप्टर्स में हमने किया था वहां से भी आप इसको एस्टिमेशन का तरीका देख सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बनाकर जो हम सॉल्व करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज हम निकालते होते हैं कि इतने % हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो उन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करेगा। अब वो जो दो वैल्यूज होती हैं उसको हम L और U कहते हैं, यानी लोअर लिमिट्स कॉन्फिडेंस इंटरवल की और अपर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल की। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक जनरल प्रोसीजर हमारे पास जो होता है वो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक प्लस माइनस, यहाँ पे हम जो भी होगा जी टेस्ट होगा या टी टेस्ट होगा या जो भी होगा काई स्क्वायर होगा, उनकी वैल्यूज आएंगी, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड एरर को, क्रॉसपॉन्डिंग उसका जो स्टैंडर्ड एरर होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। ये जो जी टी का स्क्वायर है वो जो भी हम 90% करेंगे या 95% करेंगे या 99% करेंगे, इनकी वैल्यूज हम टेबल से देख के यहाँ पे लिखते होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पता है कि जो हम सैंपल से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो स्टैटिस्टिक होगी। एक्स बार के लिए भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं, एक्स बार डिफरेंस के लिए हम निकाल सकते हैं। सॉरी, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है वो तो हमने निकालना है पॉपुलेशन के लिए, यानी μ1 के लिए, म्यू के लिए निकाल सकते हैं, μ1 माइनस μ2 के लिए निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग सैंपल का स्टैटिस्टिक्स लेना होता है, प्लस माइनस यहाँ पर टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर उसका होगा। अब स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर 14 में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। और ये फाइंड कैसे होता है, हम जब n पर डिवाइड कर देते हैं, अगर हम सिंपल स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहा हूँ तो सैंपल साइज के स्क्वायर रूट पे अगर हम डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन को तो वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड हो जाता है। जैसे कि अगर सिंपल हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो उसको हम सैंपल साइज स्क्वायर रूट पर डिवाइड कर दें तो ये स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। और दूसरा एक मेन जो इसका बनता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ एरर दिया गया हो, स्टैटिस्टिक प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब ये मार्जिन ऑफ एरर जो है ये प्रोडक्ट होता है स्टैंडर्ड एरर का और टेस्ट वैल्यू जो भी होगी टेबल वैल्यू, उन दोनों का स्टैंडर्ड एरर और उस टेस्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो हाँ, इसका जनरल फार्मूला ये भी बन सकता है कि स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर जो है
इसके थ्रू हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल देंगे। यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आखिरी पैरा में, ये मैं पढ़ता हूं। द एंड पॉइंट्स, इसमें थोड़ा सा नहीं आ रहा है, बुक कंसल्ट कर लेता हूँ। पेज नंबर क्या है इसका? 94। The end point that bound the confidence interval are called the lower and upper confidence limits। ये हम कर चुके हैं कि अपर और लोअर लिमिट्स यू और एल इसको हम कहते हैं। इसके बाद प्रिसीजन जो है ये क्या होता है, ये आ सकता है इसके अंदर। ये एंड पे अगर आप देखते हैं ये लिखा हुआ है u माइनस एल, यानी अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल का प्रिसीजन कहलाएगा, प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट कहलाएगा। इसको लाजमी आपने देखना है। द प्रिसीजन में बी इंक्रीज्ड, अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, कि सैंपल साइज अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये प्रिसीजन जो है ये इंक्रीज हो सकता है, और बाय डिक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो फिर भी ये इंक्रीज हो सकता है। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट दिया किसने था, ये पॉलिश इंग्लिश अमेरिकन स्टैटिशियन था जेर्जी नेमन। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन मीन के लिए है, पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हम देखेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए देखेंगे, और उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम देखेंगे। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन के लिए, तो इसका प्रोसीजर पे हम नहीं जाते, जस्ट फार्मूला का आपको पता होना चाहिए कि मीन के लिए जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो क्या आएगा, एक्स बार इसकी स्टैटिस्टिक होगी प्लस माइनस, अगर सिंपल हम पहले कर रहे हैं जी और टी का थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसी के अंदर, प्लस माइनस जी और सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये जनरल अगर हमारे पास सिग्मा भी नॉन हो और फिर हमने ये फार्मूला लगाना है। बाकी टी कहां पर लगेगा, जब हमारे पास सिग्मा अननोन होगा और एन लेस देन 30 होगा, एन लेस देन 30 और सिग्मा अननोन होगा, तो उसके लिए फिर हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, एक्स बार प्लस माइनस, यहाँ पर टी अल्फा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे जी अल्फा बाई 2 था और यहाँ पे टी अल्फा बाई 2 आएगा, सिग्मा सॉरी एस, क्योंकि सिग्मा तो अननोन होगा तो यहाँ पर एस यानी सैंपल का वेरिएंस यूज करेंगे और एन स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म जो है ये स्टैंडर्ड एरर कहलाएगी, प्लस माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे इसी फार्मूले को देखते हुए हमारे पास कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर हम इसी फार्मूले को देखें और कहें कि हम n की वैल्यू बढ़ा दें, और सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि x बार मेरे पास 4 था, प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 मेरे पास फिक्स है 1.6, सपोज मैं कर लेता हूं कि 1.96 ये जी की वैल्यू थी, और सिग्मा भी मेरे पास फिक्स है, इसको भी मैं कह देता हूं कि ये 2 है। अब n को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, पहले n हमारे पास 25 था, तो हम एक रफली जो है इसको एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज अपर और लोअर क्या बनेगी।
किसी के पास अगर कैलकुलेट पड़ा हुआ है तो इसको कर ले। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फोर प्लस माइनस ये बन जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर निकाल 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, तो 0.784, तो 4 माइनस 0.784 करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 3.216 आएगा एक लिमिट, और प्लस जब मैं करूंगा इसको तो ये 4.784 आ जाएगा। अब अगर मैं सैंपल साइज जो है इंक्रीज कर देता हूं 25 की बजाय सैंपल साइज मैं 49 कर देता हूं, कैलकुलेशन इजी होती है इसलिए मैं 49 कर दिया। अगर इसको हम 49 कर देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट जो है या जो इंटरवल का साइज है ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो क्योंकि ये डिवाइजर में है सैंपल साइज, जब डिवाइजर में चीज ज्यादा होती है तो वो ओवरऑल क्या करेगी, इसको कम करेगी इंटरवल को। तो आप हम इसको देख भी लेते हैं कि जब हमने इसको 49 सैंपल साइज किया तो क्या बन रहा है हमारे पास 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, तो ये 0.56 बन रहा है यहाँ पर, यानी 4 प्लस माइनस 0.56 बनेगा, 4 माइनस 0.56 ये हमारे पास 3.44 बन जाएगा, और दूसरी हमारे पास 4.56 बन गया। अब देखें सैंपल साइज जब हमने बढ़ाया है तो ये क्या हुआ है, हमारे पास जो इंटरवल था 3.44 से 4.56 ये डिक्रीज हुआ है। पहले 3.2 था और 4.78 था, अब क्या हुआ है 3.4 से 4.56, यानी कि इनका जो दरमियानी फासला है वो कम हुआ है सैंपल साइज के इंक्रीज करने से। एक और एमसीक्यू इसमें यह बनता है कि जब हम कॉन्फिडेंस लेवल कम या ज्यादा करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जितना हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे उतना इंटरवल ज्यादा होगा। मसलन अगर हम 99% करते हैं तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ रही होती है। 90% पे अगर हम करते हैं तो 1.64 हम लेते होते हैं, 95% पे अगर हम करते हैं तो 1.96 लेते हैं, और इसी तरह 99% पे करते हैं तो 2.58 लेते हैं। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ये वैल्यू बढ़ रही है, और ये वैल्यू डिवाइजर में नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई हो रही है। जब बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये मार्जिन ऑफ एरर बड़ा होगा, तो मार्जिन ऑफ एरर बड़ा होगा तो इंटरवल भी बड़ा हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा करने से इंटरवल भी ज्यादा होगा। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये फार्मूला था हमारे पास सिंपल मीन का, पॉपुलेशन मीन का।
तो बाकी आपके पास तमाम वैल्यूज गिवन होती हैं, आपने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करके निकाल लेना होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करता होता है, जब हमारे पास n जो है सफिशिएंटली लार्ज हो तो भी हम उसकी जगह पे z को इस्तेमाल कर लेते होते हैं, और s डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट कर लेते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट की जगह पे। नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन और अननोन सिग्मा विद लार्ज सैंपल, तो ये भी वही कह रहा है कि हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे और जी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ये सारी उन्होंने कैलकुलेशंस की हुई हैं। इस तरह डाटा अगर गिवन होगा तो फिर हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल के फिर उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम यही कहते हैं कि इतने % हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो उस इंटरवल के अंदर जो है लाई करेगा। इसके बाद जो कंसेप्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ द मीन, डिफरेंस ऑफ द मीन हम करेंगे यानी μ1 माइनस μ2। अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं और दो सैंपल का डाटा है, उसमें से हमने दोनों पॉपुलेशंस का डिफरेंस जो है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, उनके पैरामीटर्स का जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो तो उसको हमने किस तरह करना होगा। इसके 3 सूरतें हैं, बोथ द पॉपुलेशन आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, बोथ द पॉपुलेशन आर नॉर्मल विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरी सूरत है बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल इन विच केस बोथ सैंपल साइजेस आर नेसेसरी लार्ज। तो ये तीनों सूरतों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला बनेगा वो है x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 और सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 और स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला बनेगा। इसमें आप वैल्यूज पुट करके ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। इसका अगर एमसीक्यू आएगा तो ये तमाम वैल्यूज आपको कैलकुलेटेड मिलेंगी, सिग्मा 1 और x⁻1 माइनस x⁻2 की, और आपने जस्ट वैल्यू पुट करना होगी। हो सकता है इसकी वैल्यू ना दे, इसके लिए आपको टेबल भी मिल जाएगा जी अल्फा बाय 2 के लिए। और वैसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपको वैसे भी याद होने चाहिए, जैसे 95%, 96% पे जी की वैल्यू, या 99% पे 90%, तो इनकी वैसे भी आप लोगों को याद होंगी। नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और सिग्मा हमारे पास लार्ज होगा, सॉरी एन हमारे पास लार्ज होगा, तो सिग्मा की जगह पे हम S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, इस तरह हम इसको यूज कर लेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होगा, और जी अल्फा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन ऑफ एरर, और ये इसका स्टैटिस्टिक कहलाएगा। उसके बाद है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो लेकिन एन हमारे पास सफिशिएंटली लार्ज हो, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें बताता है कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन भी हम उसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कंसीडर कर लेते होते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2, और बाकी फॉर्मेट इसका भी वही है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमारे पास इसका जो स्टैटिस्टिक होगा वो पी हैट होगा, प्लस माइनस जी की वैल्यू आएगी, और फिर हमारे पास इसका स्टैंडर्ड एरर जो है, इसका स्टैंडर्ड एरर होगा
p इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय n और स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं p 1 माइनस पी को q लिखते हैं n स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड एरर होता है फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमारे पास अननोन होगा तो फिर हम इसकी जगह पे भी सैंपल का प्रोपोर्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। पी हैट क्यू हैट यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा फिर अगर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अननोन होगा तो ये इसका फार्मूला का फॉर्मेट है, यानी p प्लस माइनस इसको इकट्ठा लिख सकते हैं जी अल्फा बाई 2 पी क्यू ओवर एन स्क्वायर रूट। ये वो बता रहा है कि अगर आपके पास अननोन होगा पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन तो आप सैंपल प्रोपोर्शन को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रहे कि प्रोपोर्शन में हम टी को तो लगाते नहीं है, इसमें हमेशा जी टेस्ट ही लगेगा जब हम प्रोपोर्शन को फाइंड कर रहे होते हैं। प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल कर लें या प्रोपोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हों तो वो हमारे पास जी टेस्ट ही लगता है। उसके बाद है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। तो डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन के लिए आप इसका स्टैंडर्ड एरर पहले निकालेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। वो ये होता है हमारे पास P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 और स्क्वायर रूट, और ये इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। अगर सैंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अननोन है तो फिर इसके ऊपर हेड आ जाएगा और ये हम इसके सैंपल प्रोपोर्शन को यूज कर लेंगे इसके स्टैंडर्ड एरर में। बाकी प्रोसेस वही होगा, उसी तरह इसको आप कैलकुलेट करेंगे। वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिंस द इंटरवल हम जब निकालते हैं तो उसमें लोअर और अपर दोनों लिमिट्स निकाल रहे होते हैं। जब हमने वन साइडेड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक साइड को हम कैलकुलेट करेंगे, अपर साइड या लोअर साइड। इसके लिए ये देखें फार्मूला क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका फिर जी अल्फा यूज होगा। अगर वन साइडेड कर रहे होंगे तो फर्क इसमें यही होगा कि जी अल्फा आएगा, अल्फा बाई 2 नहीं आएगा जब हम वन साइडेड कर रहे होंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल साइज को कैलकुलेट करना, ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। ये सैंपल साइज का जो फार्मूला आपको अगर वहां पे सपोज भूल भी जाता है तो हमारे पास जो मार्जिन एरर होता है उसको हम इस्तेमाल करके और सिंप्लीफाई करके एन का फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी जो हम जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट लिखते होते हैं, जस्ट क्या किया है, एन को स्क्वायर रूट को उठाकर इधर ले गया और एरर को नीचे ले आया और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो n इज इक्वल टू जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर ये मार्जिन ऑफ एरर जो था उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सैंपल साइज कैलकुलेट। अच्छा, सैंपल साइज जब आपने कैलकुलेट करना है तो इसका अगर डेसिमल में आ जाएगा तो उससे नेक्स्ट डिजिट जो होगा होल नंबर्स उसको एज अ सैंपल साइज हम लेंगे। अगर हमारे पास सैम्पलिंग जो है विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो स्टैंडर्ड एरर चेंज हो जाता है, सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के साथ उसका फाइनाइट करेक्शन फैक्टर जो होता है उसको भी साथ लगाया जाता है। ये सारे सैंपल साइज उसने कैलकुलेट किया। तो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।
ओके सर, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।